नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं सर नवीन टॉक्स। दोस्तों, कहते हैं कि धन का हारा व्यक्ति कुछ और खोने से डरता है, लेकिन मन का हारा व्यक्ति कुछ भी खोने से कभी भी नहीं डरता है। दोस्तों, चंबल नदी के तट पर स्थित राजस्थान का एक ऐसा शहर जो अपने किलों के लिए, अपनी शिल्पकला के लिए और अपना विश्व प्रसिद्ध कोटा पत्थर के लिए प्रख्यात है, लेकिन साथ ही साथ ये शहर देश के सर्वोत्तम शिक्षण संस्थानों में से एक है जो IIT और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। वो शहर जो वर्तमान में एक बड़ा कोचिंग हब बन चुका है। लेकिन दोस्तों, कोटा एक कोचिंग सेंटर का हब कैसे बना, तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा पीछे। लगभग आज से 42 साल पहले, 43 साल पहले की बात है, जब कोटा में रहने वाले एक इंजीनियर VK बंसल जी, जो कि JK सिंथेटिक्स में काम करते थे, उन्होंने अपने कुछ स्वास्थ्य कारणों की वजह से वहां से अवकाश ले लिया और घर पर ही 7वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया। ये बात है सन 1981 की। इसके बाद में सन 1985 में उनके जीवन का निर्णायक मोड़ तब आया जब उनके पढ़ाए हुए बच्चों में से एक ने IIT JEE की परीक्षा सन 1985 में पास कर ली। उसके बाद में सन 1991 में उन्होंने बंसल क्लासेस की स्थापना की, जो आगे चल के बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड बना, और उनकी ही देखा देखी और भी कई सारे कोचिंग सेंटर्स ने वहां पर IIT JEE और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाना शुरू की। बाद में जिस तरीके से कोचिंग सेंटर बढ़ते चले गए, उसी तरह से बच्चे बढ़ते चले गए और ज्यादा बच्चों के बढ़ने से वहां का सक्सेस रेट भी बढ़ा। आज पूरे देश में से लगभग 2 से 3 लाख बच्चे हर साल कोटा में सिर्फ IIT JEE और नीट जैसी एग्जाम्स की तैयारी के लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर एक नजर डालें यहाँ के संस्थानों के ऊपर, तो यहाँ के बहुत सारे शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जो बच्चों के रहने, खाने, यहाँ तक कि उनके कपड़े धुलने तक की व्यवस्था करवाते हैं, और इसके बदले में वो उनके माता पिता से एक अच्छी मोटी रकम वसूलते हैं। ये रकम बच्चों के माता पिता कहीं और से नहीं लाते हैं, बल्कि अपनी जमीन को गिरवी रखकर, अपनी सेविंग्स जो पाई उन्होंने जोड़ के रखी होती है उसे लेकर, या किसी भी तरीके से व्यवस्था करके उन्हें लाकर देते हैं। कोचिंग सेंटर वाले जब बच्चों का एडमिशन करते हैं तो खुद भी यही क्लेम करते हैं कि आप बस खाली हमें अपना बच्चा सौंप दीजिए, इसके आगे इसकी तैयारी कैसे करवानी है, कैसे नहीं करवानी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। कुछ कोचिंग सेंटर ये भी क्लेम करते हैं कि अगर आपका बच्चा सिर्फ हाई स्कूल करके आया है तो भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर उसका 11th और 12th में एडमिशन भी करवा देंगे। बच्चे को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम देने वो कॉलेज या स्कूल जाएगा, इसके अलावा वो यहाँ पर रहकर तैयारी करेगा। एक बार जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है तो फिर शुरू होती है एक अंधी दौड़, एक ऐसी अंधी दौड़ जिसमें सबको दौड़ते रहना है, और ये दौड़ होती है शोहरत की। हर किसी को अपनी शोहरत पानी होती है। कोचिंग सेंटर को ये शोहरत पानी होती है कि उनके यहाँ से जितने ज्यादा कैंडिडेट पास होंगे, जितने ज्यादा बच्चे पास होकर IIT JEE और नीट में सेलेक्ट होंगे या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा में पास होंगे, उनके कोचिंग सेंटर का नाम उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और माता पिता और बच्चों को ये लगता है कि वो जितनी जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे, जितनी अच्छी जगह पर सेलेक्ट हो जाएंगे, उनके माता पिता का और बच्चों का नाम उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी। खबर यह आई थी कि इसी पढ़ाई और इसी अंधे दौड़ में दौड़ते दौड़ते एक छात्रा ने कोटा में आत्महत्या कर ली थी। और दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी बच्चे ने पढ़ाई के प्रेशर में आके आत्महत्या कर ली हो। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा। दोस्तों, इससे पहले के मामलों की अगर बात करूं तो 2015 में 18, 2016 में 17, 2017 में 7, 2018 में 20, 2019 में 18, 2022 में 15, 2023 में अब तक 25 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि कोचिंग सेंटर समय समय पर इस बात का भी दावा करते हैं कि बच्चों की प्रॉपर काउंसलिंग कराई जा रही है, बच्चों को मनोवैज्ञानिक तौर पर भी मजबूत बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये हादसे तो हो ही रहे हैं। अगर आप कोटा की बिल्डिंग्स को देखेंगे तो आपको छतों पर लगे पंखों के आसपास लगी जालियां, रेलिंग्स पर लगी जालियां भी अलग से दिखाई देने लग जाएंगी। और कहा जाता है कि ये जालियां इसलिए लगाई जाती हैं ताकि कोई बच्चा कोई गलत कदम ना उठा ले। यहां तक कि जहां पर जालियां नहीं लगी हैं वहां पर पंखों में स्प्रिंग लगा दी गई है और सेंसर लगवा दिए गए हैं, ताकि अगर इस पर थोड़ा सा भी वजन पड़े तो सेंसर आवाज करने लगे या पंखा वहीं पर टूट जाए। कोचिंग सेंटर जिस तरीके से कदम उठा रहे हैं वो अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि बच्चे कभी भी कोई गलत कदम ना उठा ले। यहाँ पर उनकी गलती नहीं देना चाहूंगा। दोस्तों, जहां एक तरफ कोचिंग सेंटर बच्चों की काउंसलिंग की बात करते हैं, बच्चों की सेफ्टी की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ
ये कोचिंग सेंटर बच्चों को एक ही चीज बोलते हैं कि इस रेस में तुम्हें आगे निकलना है, इस रेस में तुम्हें दौड़ते रहना है, तुम्हारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि तुम सफल होकर पहुंचो। आप मैं एक छोटी सी बात कोचिंग सेंटर से कहना चाहूंगा। सर, कोई बच्चा अगर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करता है, मैं ये नहीं कहता कि कोई बच्चा नहीं करता है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं सर जो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करते हैं, रात तक असेसमेंट कर लेते हैं, इसके बाद में क्या बच्चे अकेले पड़ जाते हैं। फिर जब सर आप ये बात करते हैं कि बेटा तुम्हें इस रेस में आगे बढ़ते रहना है, तुम्हारा यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, किताबें तुम्हारी दोस्त है, मैं मानता हूं आपकी बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मोटिवेशन उन लोगों के लिए गलत आ जाता है जब कोई बच्चा गलत कदम उठा लेता है। मैं सर आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप हर बच्चे को एक ही मोटिवेशन में ना डालें। आपका काम मोटिवेट करना है, बच्चे को शिक्षित करना है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एक ही तरह का मोटिवेशन देंगे तो ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चा एक ही मोटिवेशन से समझ जाए। फिर जब आप बच्चे को बोलते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक तुम्हारी क्लासेस रहेगी, रात को तुम असाइनमेंट करोगे, इन सब में फंसकर बच्चे की जिंदगी आधी रह जाती है, वो सिर्फ किताबों में रह जाता है। संडे को भी उसे समय नहीं मिलता, संडे को आप मॉक टेस्ट डाल देते हैं। अब इन सब में पढ़ने के बाद में बच्चे के पास ये भी समय नहीं रह जाता कि वो अपने मन की बातें किसी को शेयर करे। जब वो अपने मन की बात नहीं कह पाता तो वो अंदर के अंदर घुटता रहता है, और जो बच्चे अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं सर, वो जाहिर सी बात है कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाएंगे। खैर, अब मैं बात करना चाहूंगा बच्चों के माता पिता से कि देखो सर, आप अपने बच्चों से उम्र में 15-17 साल 20 साल तो बड़े होंगे ही होंगे, और जाहिर सी बात है कि आपने अपने बच्चों से ज्यादा दुनिया देखी होगी। तो मैडम सर, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज दुनिया की भेड़ चाल में ना पड़े, और इस रिक्वेस्ट को ना माने तो आप मेरे से हाथ जुड़वा लीजिए, लेकिन मेरी बात को समझने का प्रयत्न जरूर कीजिए। आपसे ज्यादा आपके बच्चों को और कोई नहीं जान सकता है। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। आप मछली को परमानेंटली नहीं बोल सकते कि वो पेड़ पर रह ले, और बंदर को बोल दे कि आप वो परमानेंटली पानी में रह ले। सेम वही चीज है ना सर, सेम वही चीज है कि आपका बच्चा जिस चीज को करने में अच्छा है वो वही काम करेगा। अगर आपका बच्चा ड्राइंग करने में अच्छा है तो आप उसी में उसका करियर बनाने की सोचिए ना। आप इस बात पे पल्ला नहीं झाड़ सकते कि उसका मन है IIT JEE करने का, उसका मन है डॉक्टर बनने का, तो हम उसे डॉक्टर बनाएंगे। ठीक है, मैं आपके सपनों की कदर करता हूं, बच्चे की फीलिंग की भी कदर करता हूं, लेकिन आप तो समझिए ना, आपने उससे ज्यादा दुनिया देखी है, आपको अच्छी तरह पता है कि आपका बच्चा क्या कर सकता है। मैं आपको एक छोटा सा रास्ता जरूर बताना चाहूंगा कि सर, जब कभी आपको ये लगे ना कि नहीं आपका बेटा आपको जिद कर रहा है, आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं उसे कोटा ही जाना है, आप पहले उसे किसी पास के कोचिंग सेंटर में भेज कर देखिएगा। देखिए वो कितना प्रेशर झेल सकता है, देखिए वो कितने घंटे पढ़ाई कर सकता है। अगर आपको लगता है कि हाँ वो प्रेशर सह सकता है, वो उस लायक है, वो उस योग्य है, तो आप सर भेजिए उसे, बिल्कुल भेजिए। खैर, अब बारी स्टूडेंट्स की। देखो, मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर उन सारे बच्चों की बात करूंगा जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, या किसी तरह की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। देखो बेटा, आप तैयारी करो, सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान रखना हमेशा। पहली चीज, नींद पूरी लेना। देखो, नींद से कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर तुम पूरी नींद लोगे नहीं तो तुम अगले दिन फ्रेश नहीं महसूस करोगे। एक मोटी सी बात है कि अगर आप नींद नहीं लेंगे तो आप सपने नहीं देख पाएंगे, अगर सपने नहीं देख पाएंगे तो उन्हें पूरे कैसे कर पाएंगे, तो इसलिए नींद पूरी लें। दूसरी चीज, एक्सरसाइज और मेडिटेशन जरूर करें। देखो, एक्सरसाइज ना आपको शरीर से मजबूत बनाता है, और मेडिटेशन आपको दिमाग से मजबूत बनाता है। जब एक बार आप ध्यान लगाने लगते हैं तो आपके अंदर ये कला आती है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कोई खराब चीज भी नहीं है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अब से रोज 10 मिनट 15 मिनट जितना भी तुम्हें लगे एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। तीसरी चीज, बच्चों सोशल मीडिया पर कम एक्टिव रहा करो। देखो क्या है ना, सोशल मीडिया एक तरह का सिर्फ शो ऑफ का जरिया बन गया है। हर जगह सेलिब्रेशन दिखाया जाना, हर कोई अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करता है। ऐसे में क्या होता है ना कि आप उन चीजों को देखते हो, उन्हें कॉपी करने को सोचते हो, या कहीं ना कहीं अपना टाइम वेस्ट करते हो। जब तक आप सोशल मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो तब तक तो ठीक है कि आपने अपना फोन थोड़ी देर चलाया, उसके बाद रख दिया और अपने काम में लग गए। लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो आपको उसे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तो इस्तेमाल करो। मैं ये नहीं कह रहा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आप ना चलाओ, बिल्कुल चलाओ, लेकिन एक हद में, एक लिमिट में।
क्योंकि आपको अपना फ्यूचर बनाना है। चौथी बात, बच्चों अपने घर पर बात करना जरूर शुरू करो। देखो, आप इस दुनिया में ये याद रखें कि जिस दिन आप सब कुछ हार जाएंगे, तब भी आपके साथ आपकी फैमिली सपोर्ट में जरूर रहेगी। जिस दिन आप कुछ नहीं बन पाएंगे, तब भी आपके पापा, आपकी मम्मी आपको खाना जरूर खिलाएंगे। और ये बात मैं एक्सपीरियंस करके बता रहा हूं कि जब आपके साथ कोई नहीं होता है, तो आपकी फैमिली आपको सुनती है, जरूर सुनती है। आप उन्हें जब बताते हैं तो आपका मन भी हल्का हो जाता है। तो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं हर बात घर में नहीं शेयर कर सकता। क्यों नहीं शेयर कर सकते हैं? आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है, आप उनको एक बार बताकर तो देखिए, वो सुनेंगे और साथ ही साथ आपको एक अच्छा बढ़िया सजेशन भी देंगे। और जो सजेशन वो देंगे, वो यकीन माने वो आपके लिए सबसे ज्यादा काम का होगा, क्योंकि आपके माता पिता आपके दुश्मन नहीं है। दूसरी बात बच्चों, ओवर थिंकिंग से बचो। देखो, ओवर थिंकिंग से आता है गुस्सा, और जब गुस्सा बाहर फटता है तो वो एक एनर्जी बन जाता है जो आपके अंदर एकदम लगन लाता है कि नहीं, अब मुझे ये करके दिखाना है। लेकिन जब वही ओवर थिंकिंग, वही गुस्सा आपको अंदर फटता है, तो आपको डिप्रेशन में ले जाता है, आपको गलत काम करने पे, गलत कदम उठाने पे मजबूर कर देता है। ओवर थिंकिंग से बचो। आपके मन में जो भी बात है उसे सोचो, समझो, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। याद रखिएगा मेरी बात को। तो पता है एक पिता के लिए सबसे कष्टकारक क्या होता है? अपने बच्चे की लाश को अपने कंधे पे उठाना। देखो, जब आप ना मरने की बात सोचते हो, आप सोचते हो कि मैं कुछ कर लूं, आप जरा ये सोचो कि जिस बाप ने आपको गोद में खिलाया है, जिस माँ ने आपको गोद में लेके खाना खिलाया है, जब वो आपका मृत चेहरा देखेंगे, जब वो आपकी लाश को देखेंगे, उनके दिल पे क्या गुजरेगी, उस दुख का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो जिंदगी एक मिली है, हार जाओगे कोई बात नहीं है, फिर से तैयारी करना, जीत जाओगे। लेकिन अगर एक बार जिंदगी खो दोगे तो फिर क्या बचेगा? तो कोई भी कदम मत उठाना ऐसा जिसकी वजह से आपके माता पिता को कष्ट हो। खैर, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अपने माता पिता के लिए एक प्यारा सा संदेश जरूर लिखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।